हेलो स्टूडेंट, आज के आर्टिकल का टॉपिक है व्हाई आर इंडिया रशिया ट्रेड पेमेंट्स इन क्राइसिस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएससी के टॉपिक 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे आज के आर्टिकल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया और रशिया का जो ट्रेड हो रहा है ऑयल को लेकर, और यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया है मॉस्को के ऊपर। फिर भी इंडिया ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, मॉस्को के साथ। अब ट्रेड में दिक्कत क्या आ रही है पेमेंट करने में इंडिया को, और रशिया को जो पेमेंट मिल गई है वो रशिया यूज़ नहीं कर पा रहा है वॉर में। उसी के अराउंड आज का आर्टिकल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के आर्टिकल के एनालिसिस पर। इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल रशिया से, और अब दिक्कत आ रही है इंडिया को पेमेंट करने में। एक तरफ रशिया रिपरकशन झेल रहा है क्योंकि रशिया ने ऑयल प्राइस कैप ऑफ $60 अ बैरल इसको ब्रीच किया। इस सैंक्शन को यूएस ने लगाया था। यूरोपियन नेशन रशिया ने डिस्काउंट करके इस क्रूड ऑयल को इस लिमिट से सस्ते में बेचा है इंडिया को। दूसरी तरफ देखें तो करेंसी चाइनीज युआन में पेमेंट किया इंडिया ने, और अब दिक्कत आ रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं बीजिंग के साथ वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम इंडिया और बीजिंग के रिलेशन में स्ट्रेन है। अगर एक साल पहले तक की बात करें तो इंडिया ऑयल इंपोर्ट कर रहा था वेस्ट एशिया, यूएस और वेस्ट अफ्रीका से, लेकिन आज के वक्त की बात करें तो बल्क में इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया के पोर्ट पे जो अनलोड हो रहा है क्रूड ऑयल, वो रशिया से आ रहा है। फरवरी 2023 रशिया ने सरपास कर दिया सऊदी अरेबिया को और बन गया सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया यूक्रेन में फरवरी 24 2022 लास्ट ईयर, और मॉस्को के ऊपर वेस्टर्न बैंकिंग और इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए। इस बैकड्रॉप में एक रेडी मार्केट रशिया को दिखी अपने गुड्स के लिए, स्पेशली क्रूड ऑयल के लिए इंडिया, और उन्होंने इंडिया को एक भारी भरकम डिस्काउंट दिया। अनलाइक वेस्ट, इंडिया ने इस लिस्ट को ज्वाइन नहीं किया जहां पर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे। उसके रिजल्ट में इंडिया ने इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, और ये काफ़ी बढ़ गया, नियरली 13 टाइम्स इन 2022-23। पहले इंडिया और रशिया के ट्रेड में इंपोर्ट में लेस देन $2.5 बिलियन, जो बढ़कर अब $31 बिलियन से ज़्यादा हो गया है 21-22 में। रशिया अब लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल है इंडिया के लिए और ट्रेडिशनल प्लेयर, और पहले के जो प्लेयर थे लाइक इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, उसको पीछे छोड़ दिया। 4 महीने की बात करें जो पीरियड था नवंबर 2022 एंड फरवरी 2023, रशिया ने अपनी पोजीशन टॉप पे कर लिया और इराक को पीछे छोड़ दिया। रियोटियर्स एनालिसिस के हिसाब से देखें जो वो दिखाते हैं कि इंडिया में जो सी बॉन्ड सप्लाईज हो रही है उसमें 70% से ज़्यादा, मतलब 70% से ज़्यादा वो रशिया से आ रहे हैं। वो अंडर $60 अ बैरल हैं, ये मे की रिपोर्ट है। और यूएस ने जो सैंक्शन लगाया था उसने कहा था कि $60 से कम नहीं बेचना है, लेकिन रशिया ने इंडिया के साथ $60 से कम में ट्रेड किया है। अगर स्टार्टर की बात करें तो जिस तरीके से वॉर को लेकर सैंक्शंस लगाए गए मॉस्को के ऊपर, यूएस, ईयू मींस यूरोपियन यूनियन, यूके ब्लॉक कर दिए बहुत सारे रशिया की बैंक्स को, और उन्हें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक ग्लोबल सिक्योर इंटर बैंक सिस्टम है। मतलब कोई भी 2 कंट्रीज आपस में स्विफ्ट के थ्रू ट्रेड कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। अगर एस्टिमेट देखा जाए तो $500 बिलियन पेंडिंग है, जिसका ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। इंडिया के गुड्स जा चुके हैं, इंडियन जो एक्सपोर्टर है भेज चुके हैं रशिया में, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि पेमेंट मिल पाए थ्रू स्विफ्ट चैनल, क्योंकि स्विफ्ट का एक्सेस अभी फिलहाल रशिया के पास नहीं है। रशिया के ऊपर इस इकोनॉमिक स्ट्रेन डालने की पूरी कोशिश, और वेस्ट ने टारगेट किया उसके बिगेस्ट ट्रेडेड गुड्स जो कि एनर्जी है, और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। और ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनली पहले डॉलर डिपेंडेंट हुआ करते थे। ऑयल बैन को अगर हम छोड़ दें, जिसको
ब्रॉडली अगर देखें तो बहुत सारी कंट्रीज ने लास्ट ईयर अग्री कर लिया था इस बात पर। इसके अलावा एक कैप प्राइस भी लगाई गई मैक्सिमम ऑफ $60 पर बैरल रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट पर जो भी वाटरवेज से होंगे। ये वाला जो सैंक्शन है, रशिया ने इसे क्या किया, ब्रीच कर दिया। इंडिया इसका फॉर्मल सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया ने बहुत अकलमंदी से मेंटेन करके रखा है प्राइस कैप जितना पॉसिबल हो सकता है। बैंक और ट्रेडर को छोड़ दे जो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शन में। दूसरी तरफ ब्रीच भी तो है ऑयल कैप पर जो लगाया गया था, तो अब उन्हें डर लग रहा है ट्रेडर्स को कि उसके रिपरकशंस उन्हें झेलने पड़ सकते हैं फंड में। अगर रिसेंट को भी छोड़ दे तो ब्लेंड ऑफ ऑयल इंडिया में जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है रशिया से ही, और ज़्यादातर बिलो प्राइस कैप है जो G7 कंट्रीज ने फिक्स किया था। इंडिया पे कर सकता है ऑयल के प्राइसेस डॉलर को यूज करके। रशिया ने अब डिस्काउंट को कम कर दिया है क्योंकि चाइना से डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और लोअर ग्रेड ऑयल जो है उनकी सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। अभी जो रूपी रूबल मैकेनिज्म है उसका क्या होगा? रूबल क्या है? ये रशिया की करेंसी है। इंडिया अब लगातार नेगोशिएशन में लगा हुआ है रशिया से कि वो रीएक्टिवेट कर दे रूपी रूबल ट्रेड अरेंजमेंट। ये एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म है जिसमें ट्रांजैक्शन रुपी में भी सेटल हो सकता है इंस्टेड ऑफ डॉलर और यूरोज। मीडिया रिपोर्ट ने जिस तरीके से मई में दिखाया कि रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म ख़त्म नहीं हो सकता है, ये डिपार्चर नहीं कर सकता है। इसके बहुत सारे रीजंस, लेकिन एनालिस्ट जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं, उनका स्केप्टिसिज्म है, वो डाउट करते हैं कि रूपी रूबल कन्वर्टिबिलिटी, जहाँ पर रूबल की वैल्यू एक कैपिटल कंट्रोल पर है ना कि मार्केट डिटर्मिन्ड है जैसे कि एक रिजर्व करेंसीज होती हैं। लेकिन उसके फ्लिप साइड देखें तो रशिया पॉइंट आउट करता है कि रुपी जो है वो वॉलेटाइल है। मतलब रुपी क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस तरीके से इंडिया और रशिया का ऑयल ट्रेड बढ़ गया सिर्फ पिछले एक साल में ही, तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ गया। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रशिया से बढ़कर $43 बिलियन हो गया 22-23 में, और जिसमें इंपोर्ट गुड्स की वैल्यू $49.35 बिलियन थी और एक्सपोर्ट की $3.14 बिलियन। अगर एग्जैक्टली देखें तो इंडिया को इतना पैसा पे करना पड़ेगा रशिया को $43 बिलियन। इसकी वजह से इंडियन रुपीस रशियन बैंक में फंस गए हैं और वो रशिया भी यूज नहीं कर पा रहा है अपने वॉर एफर्ट में। डी डॉलराइजेशन का क्या अटेम्प्ट है? डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि डॉलर से अब डिपार्चर करना है, अब डॉलर को नहीं यूज करना है, अब कुछ और करेंसी को देखना है ट्रेड के लिए। ये होता है डी डॉलराइजेशन। डॉलर क्योंकि लार्जली कंसीडर किया जाता था ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह, बहुत सारी कंट्रीज को ऐसा फील हुआ यूएस सैंक्शन लगाने के बाद कि अमेरिका जो है वो वेपनाइज करना चाह रहा है डॉलर को, जिसकी वजह से और जो कंट्रीज थे वो उन्होंने क्या किया, डी डॉलराइजेशन को बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट करना चाह रही है कंट्रीज यूएस डॉलर को किसी और करेंसी से और उसे एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाना चाह रही है। इंडिया भी इस कोशिश में लगा हुआ है और इंडिया ने अपना एक रोड मैप भी दिया है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, जहां पर इंडियन रुपीस का ब्रॉडर एक्सेप्टेंस हो सके। इस बात को इम्पोर्टेंट है समझना कि वैल्यू और एक्सेप्टेबिलिटी किसी भी करेंसी की डिपेंड करती है उसकी परचेजिंग पावर पर। परचेजिंग पावर होता है कि गिवन टाइम में गुड्स और सर्विसेज जो हम खरीद पाते हैं उसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। डेली एवरेज शेयर देखें अगर इंडियन रुपीस का ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.6% है और इंडिया का शेयर ग्लोबल गुड्स ट्रेड में अप्रोक्सीमेटली 2% है। इस बीच इंडियन रिफाइनर्स कुछ नॉन डॉलर पेमेंट्स कर रहे थे रशियन ऑयल के लिए, चाइनीज युआन में, यूएई दिरहम में। तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या है? तो ये एक वे फॉरवर्ड की भी तरह देख सकते हैं। एक्सपर्ट पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया यूज कर सकता है युआन पेमेंट के लिए, लेकिन एक और कंसर्न ये हो जाती है इंडिया के लिए कि जियोपॉलिटिकल जो रिलेशन है वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। स्ट्रेन है हमारे बीजिंग के रिलेशन में जब से
बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था। एक दूसरा सोल्यूशन भी देखें तो हम अपने डेफिसिट को रशिया के साथ कम कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स में होते हैं इंडिया में, और या फिर इन्वेस्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं पेमेंट वाली, जो रशिया के साथ हम डेफिसिट में। तो ये था आज का आर्टिकल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।